तो यहाँ पर आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये एनएलएम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, टॉपिक है हमारा, चैप्टर है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे शॉर्टली डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 33। पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will change according to the smallest force, increase, decrease. ओके ठीक है, देखिए क्या है कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कुछ इस तरीके से है। तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं और वो तीनों फोर्स को अगर हम कुछ इस तरीके से रखें, एक तीनों फोर्स के टेल हेड को एक साथ रखें, हर एक फोर्स का टेल दूसरे के हेड के साथ रखें, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, तो उस पर एक फोर्स इधर लग रहा है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक, एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसका नाम है आर पी। एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर, जिसका नाम है क्यू आर। तो इस तरीके से तीन फोर्स हैं, तीनों को हम इस तरीके से रखें तो एक ट्रायंगल बना। अब हमें बताना है कि क्या होगा, वो पार्टिकल चलेगा तो किसकी बात मानेगा, सबसे क्यू आर वेक्टर जो सबसे छोटा फोर्स है उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा। तो देखिए हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, ये थोड़ा वेक्टर से आ गया है, कि जब तीन को प्लानर फोर्स हो, तीन फोर्स या तीन वेक्टर क्वांटिटी जो एक प्लेन में हो और उसके हेड टू टेल जोड़ेंगे, तो अगर मुझे क्लोज पॉलीगन मिला, एक क्लोज फिगर मिला, तो उन सभी वेक्टर का सम रिजल्टेंट जीरो होने वाला है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, इन तीनों को हम टेल टू हेड जोड़े हैं, हर एक का टेल दूसरे के हेड के साथ, तो मुझे एक क्लोज पॉलीगन मिला है, क्लोज फिगर मिला है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। यानी इन दोनों का सम इसके सम के बराबर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा और ये रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा हम गारंटी के साथ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा एक क्लोज पॉलीगन बना रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों क्लोज पॉलीगन बनाता है, तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा एक बना, एक इधर, एक इधर, एक ऐसे, एक ऐसे, क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसे एक फोर्स है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, इसका भी इन सभी चारों, 1 2 3 4 5, ये पांचों वेक्टर का सम रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसे ट्रायंगल की मदद से समझते हैं, थोड़ा ये इजी है इसलिए। तो ये दो वेक्टर है ऐसे, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होने वाला है, ये हेड, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, फिर हेड, और टेल टू हेड रिजल्टेंट हमारा होता है। पर अगर कोई कहे ये वाला वेक्टर अगर लाकर यहाँ रख दे, तो ये वाला वेक्टर जस्ट अपोजिट है इस रिजल्टेंट के, है ना, ये वेक्टर इस रिजल्टेंट के अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और ये रिजल्टेंट के अपोजिट है, तो रिजल्टेंट के स्थान पे ये रख दोगे तो रिजल्टेंट को ख़त्म कर देगा ना, मतलब इन दोनों को ख़त्म कर देगा। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए ये ऐसे देखिए, ये 3 है, ये 4 है, तो रिजल्टेंट 5 आएगा अगर राइट एंगल है तो, है ना, इस डायरेक्शन में 5। तो इन दोनों को ना बनाकर सिर्फ ये 5 बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों के जगह पे ये है, ये 5 में ये दोनों है। अब हम ऐसा एक दूसरा वेक्टर ले लें, यहीं पे रखते 5 इस डायरेक्शन में,
तो ये 5 और -5 टोटल 0 हो जाएगा ना नेट। तो यही है, ये जो फिगर में बनाया गया है कुछ ऐसा ही बनाया गया है। इधर एक का हेड, फिर दूसरे का टेल, और फिर इधर एक का टेल, फिर दूसरे का हेड। तो ये हो गया, ये जो है इन दोनों के रिजल्टेंट के ऑपोजिट है, इसलिए नेट इसका 0 होता है। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका नेट, इन चारों फोर्स का नेट 0 होगा, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए उसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट चलता जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, 3 forces acting on a body are shown in the figure to have the resultant force only along the y direction. The magnitude of the minimum additional force needed. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 तरह के फोर्स है एक पार्टिकल पे, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। y एक्सिस, x एक्सिस, इधर 1 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, ये 60 है, ये 30 है, इधर 2 न्यूटन है, 4 के जस्ट अपोजिट। बोला जा रहा है कि मुझे सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो कम से कम फोर्स कितना ऐड करें उस एक पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे है, हर तरफ से फोर्स है और हम चाहते हैं सिर्फ y डायरेक्शन में मोशन चाहिए। तो सिर्फ y डायरेक्शन में अगर आपको मोशन चाहिए तो इसका मतलब आपको x डायरेक्शन में मोशन नहीं चाहिए, और x डायरेक्शन में मोशन नहीं चाहिए मतलब x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो चलिए नेट फोर्स निकालते हैं x डायरेक्शन के अलोंग। तो ये 1 न्यूटन का कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, दैट इज 1 न्यूटन cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है √3 1/2। ठीक, फिर प्लस 2 न्यूटन का कुछ कंपोनेंट होगा, पर ये तो एंगल वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, बट ये हमें मालूम है कि 2 न्यूटन 4 के जस्ट अपोजिट है, तो 4 - 2, तो इस डायरेक्शन में 2 आ जाएगा नेट, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे। अब इस 2 न्यूटन का 2 कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 न्यूटन cos 30 सॉरी sin 30, 2 न्यूटन sin 30 sin 30 1/2। बट ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, तो इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव। ये 2 न्यूटन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है तो माइनस ले लेंगे, 2 से 2 गया, ये हाफ, और इधर क्या बचा -1, हाफ -1 कितना हुआ -हाफ, मतलब -हाफ न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में -हाफ न्यूटन है। तो हमें x डायरेक्शन में मोशन नहीं चाहिए, तो मुझे इस डायरेक्शन में x के मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग प्लस हाफ न्यूटन देना पड़ेगा, तब जाकर नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y डायरेक्शन में मोशन होगा। इस 2 न्यूटन का इधर जो कंपोनेंट होगा वो, और इस 1 न्यूटन का जो कंपोनेंट होगा वो, उन सब के साथ y डायरेक्शन में सिर्फ मोशन करेगा। अगर हम y डायरेक्शन में हाफ न्यूटन जोड़ दे तो ऑप्शन विल बी ये 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स, तो फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सही बात है, जब कोई बॉडी रोल करता है तो, और वही बॉडी को जब आप कोई बॉडी है उसे रोल कराओ और उसी बॉडी को आप इस तरीके से आगे मूव कराओ विदाउट रोलिंग, ऐसे बस धक्का दो, गेंद ही है और उसे लुढ़का कर रोल करा कर ले जाओ या ऐसे सिंपल धक्का दो, तो दोनों में बहुत अंतर है। इस दौरान आपका रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, बहुत ईजिली
चला जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे इनकरेक्ट देखना है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ये आप फील भी कर सकते हो आसपास। बी ऑप्शन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद अगर फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो बॉडी मूव करने लगेगा, तो वही है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सही बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। और ये जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्शन रिएक्शन टाइप फोर्स है। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, बट एक लिमिट तक, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज ऑफ फोर्स है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू ये है, और इससे छोटा भी हो सकता है, और उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, ठीक है। तो सही बात है, लिमिटिंग वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन विच इज दिस, है ना। अगर कोई बॉडी मास जिसका m है तो उस पर रिएक्शन फोर्स mg लगेगा, है ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर म्यू एस एन, तो n यहाँ mg के बराबर हो गया। अगर कोई ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स दे तो फिर mg प्लस वो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा, इसलिए तो n लिखते हैं, mg नहीं लिखते, क्योंकि अगर mg लिखेंगे तो सिर्फ लगेगा कि बॉडी का मास की बात कर रहे हैं। n लिख रहे हैं तो बॉडी का मास भी आ गया, और अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया तो उसका भी काउंट हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ओपोजेस द रिलेटिव मोशन। सही बात है, जब दो सरफेस टच्ड है और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है तभी फ्रिक्शन फोर्स राइज करता है, बनता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जो चीज इसे जन्म दिया उसी को ये अपोज कर रहा है। रिलेटिव मोशन की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स आता है, और ये रिलेटिव मोशन ना हो इसलिए ही फ्रिक्शन फोर्स आता है, समझिए। नेचर स्टेबल रहना चाहता है, तो सी भी सही है। डी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मतलब जब स्लाइड करते हैं तो जो फ्रिक्शन आता है उसका कोफिशिएंट, यानी ये म्यू एस की बात की जा रही है, तो इसका डायमेंशन की बात हो रही है। तो फ्रिक्शन बराबर म्यू एस एन होता है। एन जनरली, एन जो है फोर्स है ना, तो म्यू एस निकालते हो तो इधर क्या है फोर्स, इधर भी फोर्स, तो फोर्स बाई फोर्स करोगे तो ये तो म्यू एस तो डायमेंशन लेस हो गया। ये बोल रहा है कि लेंथ का डायमेंशन होता है, तो ये डी गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो एक प्लैंक है विथ ए बॉक्स ऑन इट एट 1 इंच इज ग्रेजुअली रेज्ड। ओके, ऐसा है, एक ये सरफेस है और एक प्लैंक है। इस प्लैंक को एक पॉइंट पे फिक्स रख के यहाँ से हम उठा रहे हैं, उठाते उठाते एक सर्टेन एंगल पे आ गए, ठीक है। आगे की कहानी, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री। जैसे ही हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल रीच करता है, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर। तो इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वो स्लिप करने लगता है और 4 मीटर चलता है 4 सेकेंड में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी, तो म्यू एस और म्यू के हम, तो देखिए ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटी खींच रही है, और क्योंकि ये सीधा नहीं है, एक इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इस पे डायरेक्ट mg ग्रेविटी नहीं खींचेगा, mg से नहीं खींचेगा, mg साइन थीटा से, ये थीटा है, mg साइन थीटा से खींचेगा, ठीक है। अब mg साइन थीटा से खींचेगा, इसमें सरफेस पे फ्रिक्शन है तभी तो म्यू एस म्यू के निकालने के लिए बोला है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब ये स्टार्ट नहीं किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है।
तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एंगल बढ़ाने से mg sin थीटा बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा जब mg sin थीटा fs के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्या है यहाँ fs का वैल्यू? तो fs का तो होता है लेस दैन इक्वल टू म्यू एस एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे mg cos थीटा इस तरीके से n है, ये आप निकालोगे तो mg cos थीटा आएगा। तो mg cos थीटा, तो fs का वैल्यू अगर mg cos थीटा है, म्यू एस mg cos थीटा, म्यू एस mg cos थीटा के बराबर या उससे कम है तो नीचे नहीं गिरेगा, उससे बड़ा हुआ तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये जानना है म्यू एस। तो ये नीचे गिरने लगा, इसका मतलब 30 डिग्री पे ये जो एफ एस का वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ना, एफ एस का ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो गया, मतलब mg sin थीटा बढ़ के इसके बराबर हो गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं म्यू एस तो कांस्टेंट है, ये तो सरफेस की बात है, m तो कांस्टेंट है, ब्लॉक का मास है, g तो ग्रेविटी का कांस्टेंट है। तो रही बात cos थीटा sin थीटा, तो थीटा हम लोग जानते हैं कि थीटा बढ़ाने से sin थीटा बढ़ता है और cos थीटा घटता है। एक समय पे थीटा बढ़ते बढ़ते साइन थीटा बढ़ रहा cos थीटा घट रहा, एक समय पे दोनों बराबर आ जाता है ना। तो वही बात हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, पर्टिकुलर एंगल पे ये पूरा वैल्यू इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या है वो वैल्यू? तो ये म्यू एस हम वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू एस जब एकदम गिरने लगा उस समय म्यू एस एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है। एम जी खत्म, तो यहाँ से हमें म्यू एस बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी टैन थीटा है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि जब भी कोई बॉडी फ्रिक्शन सरफेस से नीचे गिर रही है जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, तो उसका वो एक पर्टिकुलर एंगल पे गिरना स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं गिरेगा, और वो एंगल का वैल्यू ये है टैन थीटा बराबर म्यू एस। तो ये मेरा म्यू एस कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो। 30 डिग्री पे गिरना स्टार्ट हुआ तो थीटा की जगह 30 रखो, तो tan 30 बराबर आ जाता है tan 30 बराबर 1/√3। अब ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो √3/3, तो √3 का वैल्यू होता है 1.7/3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 0.6 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन में 0.6 है, किसे चुनना चाहिए? तो देखिए ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, सॉरी म्यू एस हो गया, और म्यू एस हमेशा म्यू के से कम होता है। जब बॉडी स्टार्ट नहीं होता है तो उस समय जब चलना शुरू नहीं करता है, जब रुका हुआ रहता है, तो उस समय ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ता है। जब एक बार चलने लग जाता है तो फिर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि म्यू एस म्यू के से ज़्यादा होता है, यहाँ कम लिखे हुए हैं ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ 0.6 यहाँ 0.6 दोनों में सेम है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा।
अब देखिए 0.5 निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिगरस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत हार्ड कैलकुलेशन जाएगा। तो उससे अच्छा आप इस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 37 नंबर देखिए, एक ब्लॉक है ए जिसका मास m1 है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। A light string connected to it passes over a frictional pulley at the edge of the table, and from its other in another block m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is okay. तो सिंपल है कि ऐसा टेबल दिया हुआ है, एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग ऐसा लगा दिया है, ठीक है। एक ब्लॉक m1 है, यहाँ m2 है, और बोला है कि ये ब्लॉक चलने लगा है तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है म्यू के। तो म्यू के बारे में बात किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, अच्छा सॉरी, टेंशन के बारे में पूछा जा रहा है। टेंशन म्यू के वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसे आप पूरा सॉल्व मत करने जाइए, बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप स्पेसिफिक नीड के लिए कर रहे हो काम, तो बस ऑप्शन 4 ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करिए, उसमें से सही आंसर सेलेक्ट करिए। तो कैसे सेलेक्ट करें? तो ये टेंशन है, एक प्रकार का फोर्स है। अब देखिए एक काम करिए, इन चारों ऑप्शन में से सभी ऑप्शन के साथ एक काम करिए कि जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है m1 m2 म्यू के जी ये सब, उसको आप बदल कर देखिए, एक एग्जैजरेट वैल्यू लेकर देखिए, एक हाईएस्ट वैल्यू या लोवेस्ट वैल्यू, कुछ अलग अलग कंडीशन रख के देखिए, और उस कंडीशन में आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या होगा, और इस फॉर्मूला क्या देता है। जो आपका एक्सपेक्टेशन और फॉर्मूला दोनों मैच कर गया है तो समझो कि वो सही है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है समझो वो गलत है। जैसे हम मान लेते हैं कि म्यू के 0 है, देखे एक मतलब एग्जैजरेट कर दिए ना, बहुत ज़्यादा ले लिए ना, छोटा लिए ना बड़ा लिए, एकदम छोटा ले लिए। तो मान लेते हैं कि सरफेस प्लेन है, एकदम म्यू के 0 है, चिकना है, तो क्या होगा? क्या इस पे टेंशन लगेगा? सोचिए आप। तो आपको क्या लगता है, पहले ये ऑप्शन मत देखिए, आपको क्या लगता है कि अगर ये चिकना सरफेस है तो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब ये चिकना है तो जब तक ये गिर रहा है तो टेंशन तो लगेगा ही, और वो टेंशन कितना होगा? दैट टेंशन विल बी, ये m2 है तो नीचे m2g, ऊपर टेंशन कुछ एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा, है ना। तो आप यहाँ पे करके देखिए, तो अगर आप म्यू के 0 करते हो यहाँ पे तो क्या आने वाला है? m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। कुछ खास यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा कुछ और करके देखते हैं, ऐसा करते हैं, म्यू के बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। म्यू के बराबर 1 ले लेते हैं। अब हमने ऐसा क्यों लिया, म्यू के बराबर 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखा 1 माइनस म्यू के, तो मेरे मन में आया कि अगर हम म्यू के बराबर 1 लेते हैं तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑप्शन बी, अगर मेरा म्यू के 1 है तो टेंशन 0। अब आप यहाँ पे आए, म्यू के आप यहाँ सिचुएशन अपने आप रियल लाइफ सिचुएशन में आइए। फॉर्मूला तो ऑप्शन बी तो बोल रहा है कि टेंशन 0 हो जाएगा, रियल लाइफ में आइए। जब इस सरफेस का म्यू के 0 होगा तो क्या टेंशन सच में 0 हो जाएगा? है ना। म्यू के 1 सॉरी, अगर म्यू के 1 है तो क्या टेंशन सच में 0 हो जाएगा? म्यू के 1 है मतलब कुछ तो कुछ फ्रिक्शन है, कुछ तो टेंशन लगेगा, तो 0 तो नहीं होना चाहिए। तो इससे हम समझ गए कि ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। अब आप और देखिए, चलिए एक काम करिए आप, ये देखिए यहाँ म्यू के है तो यहाँ आप म्यू के बराबर m2 बटा m1 मान लीजिए।
m2/m1 कुछ तो वैल्यू होगा, है ना। अब म्यू के बराबर m2/m1 यहाँ पे रखोगे तो m1 कट जाएगा, m2 बचेगा और m2 माइनस m2 जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग म्यू के बराबर कुछ वैल्यू लिए हैं और टेंशन यहाँ पे जीरो आ गया। देखिए आप यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको कि यहाँ पे देखिए ये मास है, म्यू के का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो मास माइनस मास आने वाला है, नीचे भी मास है, मास कट गया, क्या बचा जी। तो ये जी यानी एक्सेलरेशन है, बट हमें तो टेंशन पूछा गया है तो ये तो एक्सेलरेशन है, डी गलत हो गया। फिर ये देखिए सी में भी वैसा ही, सी भी गलत हो गया। अब ये देखिए बी में अगर हम म्यू के बराबर 1 कर दें तो क्या होगा, अगर हम म्यू के बराबर 1 करते हैं तब भी हमारा सरफेस में फ्रिक्शन होगा, तब भी टेंशन होना चाहिए, पर यहाँ म्यू के बराबर 1 करने पे टेंशन जीरो आ जाता है, जो कि गलत है, बी भी गलत, तो ए सही है।